गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम अपनी कक्षा में हिंदी व्याकरण क्या की किताब है, आओ व्याकरण सीखें, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इस किताब में से पिछली कक्षाओं में अप्रैल और मई में संचालित हुई कक्षाओं में मैंने आपको संज्ञा, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रार्थना पत्र, निबंध, कहानी लेखन, ये विषय समझाए और कराए थे। इन विषयों को लेकर अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके अलावा ये बात और समझ लें कि ये विषय ऐसे हैं, ये आपके जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये चीज़ें आपको पूरे साल आएंगी एग्जाम में। आप उसको इस तरह से नहीं करेंगे कि ये तो PT1 में करा दिया तो PT2 में नहीं आएगा या टर्म 1 में नहीं आएगा। ये पूरे साल टर्म 2 तक आपको आएंगी। उसके कुछ पार्ट आपको आते हैं और आपको पूरा पार्ट चैप्टर समझाया है, तो बहुत आसानी से आप इसे हल करेंगे। कुछ परेशानी है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, अर्थ समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे पूछें। आज का विषय हमारा है, तो आज हम इस किताब से पढ़ेंगे पाठ संख्या 1, पाठ 1 भाषा और व्याकरण। इसके बारे में हम देखेंगे। पाठ संख्या 1 पेज नंबर 5 देखिए दिया हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी, भाषा और व्याकरण। बच्चों, पिछली कक्षा में आप भाषा के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर कह सकते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों और भावों को पढ़कर और सुनकर जान सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। ये पिछली कक्षाओं में हमने जाना है। हमें किसी की बात जाननी है, किसी के विचार जानने हैं या किसी को अपनी बात समझानी है, उसके लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 चित्र दिए हैं। कहानी में पुस्तक पढ़ता बालक, कहानी की पुस्तक पढ़ता बालक और आपस में बात करती 2 लड़कियां, चित्र दिए हैं। ये भाषा को समझाने के लिए है आपको कि किस तरह से भाषा संप्रेषण हो रहा है, किस तरह से भाषा के द्वारा विचारों का और भावों का आदान प्रदान हो रहा है। परिभाषा, भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आपकी भाषा की परिभाषा है। भाषा के रूप, कितने प्रकार की होती है भाषा? भाषा के रूप हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे बोला और सुना जाता है, ठीक है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, दादाजी कहानियां सुनाते हैं। उदाहरण दिए हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं या दादाजी कहानियां सुनाते हैं, तो ये मौखिक भाषा का, या 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण। यानी कि और ये भाषा का सबसे व्यापक रूप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है, अधिकांश लोग इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो भाषा जिसमें हम अपने विचारों या भावों को बोलकर या सुनकर समझते या समझाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। परिभाषा दिया हुआ है इसमें। परिभाषा में लिखा है, भाषा का वह रूप जिसे बोला और सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे भाषण, नेताजी भाषण दे रहे हैं और दादाजी कहानी सुना रहे हैं, तो ये दोनों ही उदाहरण क्या है? ये दोनों ही उदाहरण है मौखिक भाषा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे पढ़ा या लिखा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको भाषा और व्याकरण नामक पाठ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ,
आपको समझा रही हूँ और आप सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो है ना। तो ये क्या हुआ, ये लिखित, ये मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। लेकिन अब इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर या तर्क वितर्क मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूं, या मैंने पाठ का नाम भाषा और व्याकरण ब्लैक बोर्ड पर लिखा और आप इसे पढ़ रहे हैं, इस लिखे को देख करके आप पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसे पढ़ा और लिखा जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेहा निबंध लिखती है, मानव पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, लिखना या पढ़ना तो क्या है, हमारी लिखित भाषा। इस भाषा का एक आपको विशेषता और बता दूं, इस भाषा की विशेषता क्या होती है, इस भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। जब वो लिख नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो इस भाषा को नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह लिखित भाषा मौखिक भाषा की तरह कि जैसे मौखिक भाषा को तो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ लेगा, मैं बोल रही हूँ भी समझ रहा है, भले वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन लिखित भाषा को जानने व समझने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है। तीसरा जो प्रकार है भाषा का वो क्या है, इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। इशारों से, संकेत मतलब इशारा, हम बोलेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, केवल इशारे के माध्यम से अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं या कोई हमसे कुछ बोलता है और हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कुत्ते को डंडा लेकर भागता बालक, बोल नहीं रहा है, वो लिख नहीं रहा है, लेकिन डंडा लेके दौड़ रहा है, इसका मतलब कुत्ते के लिए इशारा है कि उसकी पिटाई लग जाएगी और वो अपने आप ही भाग जाता है। वो उसको डंडा लेते दौड़ता हुआ देखता है तो उसे लगता है, उसे पता लग जाता है कि ये मारेगा, बिना बोले बिना लिखे, और वो भागता है। ठीक है, नेहा को बुलाती उसकी माँ, यहाँ पर नेहा चित्र बना है और उसकी माँ बुला रही है, ऐसे इशारा करके संकेत करके। और इस सांकेतिक भाषा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है यातायात पुलिस। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस। आप किसी चौराहे पर जहाँ पर ट्रैफिक हवलदार या ट्रैफिक पुलिस हो, आप उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, एक किनारे खड़े होकर के उसे ध्यान से देखिए। वो सभी वाहन चालकों को, सभी वाहनों को अपनी बात, अपने निर्देश केवल इशारों द्वारा समझाता है। बोलता नहीं है, लिखता नहीं है, सिर्फ इशारों द्वारा समझाता है। तो ये हो जाती है हमारी सांकेतिक भाषा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कई प्रकार की भाषा होती है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि ये हमारे देश के अधिकांश भाषा भागों में बोली और लिखी जाती है। सबसे व्यापक भाषा है हिंदी हिंदुस्तान के अंदर और इसीलिए वो हमारी राष्ट्रभाषा है, आधिकारिक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा है। किसी राष्ट्र में अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं और सभी देशों की अलग अलग राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला पॉइंट है राजभाषा। ये राजभाषा क्या होता है? वह भाषा जो देशों के कार्यालयों में, किसी देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। कार्यालय का मतलब आपको पता है ऑफिस। ठीक है, सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में, ऑफिसेज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है लिखने व बोलने के लिए, उसे हम राजभाषा कहते हैं और हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा, अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। जैसे आप बैंक चले जाए तो बैंक में अक्सर बहुत सारे काम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होते हैं, तो आप प्रश्न करेंगे कार्यालय काम वो भी हो रहे हैं, सहायक भाषा के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा आधिकारिक रूप से हमारे देश की जो
राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, अब आती है मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से, माता पिता से या परिवार के लोगों से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अगर वो परिवार हिंदी भाषी है तो वो हिंदी होगी उसकी मातृभाषा। वो परिवार अगर उर्दू भाषी है तो उसकी भाषा उर्दू होगी। हो सकता है वो परिवार बंगाल में रहता है, बांग्ला भाषी परिवार है तो उसकी मातृभाषा बांग्ला होगी। यानी कि जो अपने आसपास के जन्म के पश्चात अपने आसपास के परिवेश से बच्चा सीखता है उसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं। अपने माँ से, अपने पिता से, अपने आसपास के परिवेश से जिन भाषाओं का ज्ञान उसे होता है और इस भाषा को प्राप्त करने के लिए उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, वो उसे बहुत ही सामान्यता बिना किसी प्रयास के प्राप्त होती है। वो उसको बहुत ही प्राकृतिक तरीके से सीखता है, कोई विशेष प्रयास नहीं करता, वो उसकी मातृभाषा है। ठीक है, अब है संसार की भाषाएं। अगर हम हिंदुस्तान से, भारत से बाहर निकले तो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन्हें हम संसार की भाषाएं कहेंगे। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हर देश की अपनी एक अलग भाषा है, राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदुस्तान में है तो हिंदी है ना, अमेरिका चले गए इंग्लिश, या अन्य देशों में क्या नाम है, संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये क्या है, संसार में मतलब अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। भारतीय अहम, क्योंकि देशों की अलग अलग भाषाएं हैं तो हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी के अलावा। तो वो क्या है, भारतीय भाषाएं। कौन कौन सी है, भारत में हिंदी के अतिरिक्त भी अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली लिखी जाती हैं, जिनमें से प्रमुख राज्यों की बोली जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित हैं। आपके पृष्ठ संख्या 6 पर एक सूची दी गई है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पेज नंबर 6, इधर देखें ध्यान से, और एक सूची दी गई है। इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। इसमें भाषा और राज्य दिए हैं, अलग अलग राज्य में, भारत के अंदर अलग अलग राज्य में प्रमुखता से कौन सी भाषा बोली जाती है, उस राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य दिया है, हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा का प्रयोग होता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का प्रयोग होता है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया और बिहार में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। सूची के अनुसार इस सूची को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये सूची हमें ये बता रही है कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, और इससे संबंधित प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में आएंगे। किसी सीमित, अब इसके बाद का पॉइंट है बोली। अब ये बोली क्या है, किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होता है। जैसे अगर आप अभी आगरा में हैं, आगरा में ही आप थोड़ी 4-5 किलोमीटर की दूरी चेंज करेंगे, या आगरा से आप मथुरा चले जाएं, भाषा में कुछ परिवर्तन, बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आ जाता है। आगरा से आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली और आगरा की भाषा में भी बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आ जाता है। तो सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में बातचीत करने का तरीका जो होता है, बोली, जो बोली प्रयोग होती है, जो भाषा का प्रयोग होता है बोलचाल में, उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ये बोलियां हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद आता है लिपि। अब ये लिपि किसे कहते हैं, प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन्हें लिपि कहा जाता है। परिभाषा अगर लिखें इसकी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विश्लेषण किया, लिपि किसे कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जिन निशानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। अगर परिभाषा लिखने को बोली जाए तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। भाषा लिखने के ढंग को
लिपि कहा जाता है या लिपि कहते हैं। ये लिपि की परिभाषा है, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अलग और विशेष लिपि होती है, क्योंकि मैंने यहाँ भाषाओं के बारे में पढ़ा, देश की भाषाओं के बारे में पढ़ा, संसार की भाषाओं के बारे में पढ़ा, है ना। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषा और लिपियों के नाम निम्नलिखित हैं। फिर एक सूची दी गई है, देखिए ये ध्यान से सूची दी गई है। भाषा कौन सी है? पहले हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी, चारों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह कश्मीरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर आप गौर करें तो देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जिसमें कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और कश्मीरी आ जाती है। तो काफ़ी विस्तृत है इसका प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, व्याकरण किसे कहते हैं। आज का हमारा विषय जो था हिंदी व्याकरण, तो बहुत जरूरी है जानना कि व्याकरण होता क्या है। क्या है ये व्याकरण? इसमें हम किस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या फायदा है इसका। मैं आपको एक वाक्य ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ। मैंने वाक्य लिखा, गाय घास चर रहा है। देखते ही आपके मन में विचार आया होगा कि ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है। कैसे जाना ये वाक्य गलत है? ऐसा क्या था जो आपने देखते ही पहचान लिया कि ये वाक्य गलत है? मैंने अभी आज की क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अप्रैल और मई की क्लासेस में मैंने आपको लिंग वचन के बारे में जानकारी दी थी। लिंग और वचन के साथ होने वाली क्रिया, प्रयोग होने वाली क्रिया शब्द के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो अब आपने ये कैसे जाना कि आपको लिंग के बारे में जानकारी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। तभी तो आपने उसी के ज्ञान के कारण ही तो ये जान लिया कि ये वाक्य गलत है। अगर इस वाक्य को सही करना होगा तो हम क्या करेंगे, गाय कि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके साथ रहा है ये शब्द गलत है, क्रिया शब्द गलत है। कैसे गलत है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हमें ज्ञान दिया जा चुका है, हम जानते हैं, है ना। और उस ज्ञान के कारण हमें पता है कि ये गलत है और सही कैसे होगा, हमें इस क्रिया को चेंज करना पड़ेगा। गाय घास चर रही है। अब ये सेंटेंस, अब ये वाक्य सही है। अब हम इस वाक्य को सही कह सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान हमें किससे मिला? किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का ज्ञान हमें जिससे मिलता है उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। ज्ञान हमें किससे मिला? व्याकरण से मिला। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम ये गलती ना ढूंढ सकते थे, ना सुधार सकते थे। हम बोलने में भी ये गलती करते, हम लिखने में भी ये गलती करते। तो यानी कि किसी वाक्य को सही तरह से लिखना, पढ़ना और बोलना जिस ज्ञान से हमें आता है, जिस शास्त्र से हमें आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। परिभाषा पर आएंगे। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अगर भाषा में कोई अशुद्धि है, जैसे कि अभी यहाँ पर थी, और हमें व्याकरण का ज्ञान है तो हमने उस अशुद्धि को ठीक कर दिया, शुद्ध कर दिया, है ना। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यही व्याकरण की परिभाषा है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। नीचे दिए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। घोड़ा दौड़ रही है, लड़कियां खेल रही हैं। लड़कियां खेल रही हैं, जाते हैं हम अपने घर। ठीक है, 3 वाक्य दिए हैं। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसको शुद्ध रूप होगा घोड़ा दौड़ रहा है।
दौड़ घोड़ा, क्योंकि एक पुल्लिंग शब्द है, उसमें लिंग क्रिया शब्द क्या लगेगा, घोड़ा दौड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरे वचन में वचन संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप होगा, वाक्य क्या लिखा है, लड़कियां खेल रही है, और शुद्ध रूप क्या होगा, लड़कियां खेल रही हैं। हा हा और ए के ऊपर बिंदी लग जाएगी, तभी वाक्य वचन हमारा शुद्ध होगा वाक्य का, ठीक है, क्योंकि एक लड़की के बारे में बात नहीं की जा रही, अनेक लड़कियों के बारे में बात की जा रही। तीसरे वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है, मतलब आपको पता है वाक्य तभी सही होता है एक निश्चित क्रम में शब्दों को सार्थक रूप से प्रस्तुत किया जाए, तो यहाँ पर शब्दों का क्रम सही नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, हम अपने घर जाते हैं, हम अपने घर जाते हैं। उपरोक्त अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया गलती की, इसके द्वारा हमें पता लगा, व्याकरण के द्वारा। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। इस परिभाषा को आप कॉपी पर लिखेंगे, कैसे लिखना है मैं बता दूंगी, क्या क्या लिखना है मैं आपको डिटेल करूँगी। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, ठीक है। व्याकरण के अंग, उसके कितने भाग हैं, कौन कौन से उसके अंग हैं, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आप वर्णमाला के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करते हैं, वर्णमाला की उत्पत्ति, वर्णमाला का उच्चारण, वर्णमाला में किस अंग को क्या कहते हैं, वर्णों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शब्द विचार, एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले सार्थक जो रचना बनती है उसे हम शब्द कहते हैं। अब वो शब्द सही है, गलत है, सही जगह पर प्रयोग, तो उसको हम जो कहते हैं वो शब्द विचार के अंतर्गत, इसमें शब्दों की रचना, भेद व प्रकार एवं शुद्धता का अध्ययन करते हैं, शब्दों के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक शब्द के कितने रूप है, अर्थात बहुत सारी जानकारी। वाक्य विचार, इसमें वाक्य की रचना, प्रकार, वाक्य का प्रयोग, ठीक है, शुद्धता व विराम चिह्न आदि का प्रयोग सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे आने वाले अध्यायों में हम व्याकरण के इन तीनों जो संभाग हैं, तीनों अंग हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज की कक्षा में हमने सीखा जो, वो देखिए पेज नंबर 8 पर सार संक्षेप में पूरा दिया हुआ, एक बार इसको रीड करते हैं। सार संक्षेप का मतलब पूरे पाठ का निचोड़, रीड करते हैं इसको। मन के विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाती है, ठीक है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। जो भाषा हम अपने माता पिता एवं परिवार से सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, किसके द्वारा, व्याकरण के द्वारा। ये हमारे पूरे पाठ का सार था, ठीक है, ये हमारे पूरे पाठ का सार था। अब इसमें आगे समेटिव असेसमेंट है, तो समग्र आकलन जिसे कहते हैं, इसे हम अपनी कल की कक्षा में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज पढ़ाए हुए जितनी भी सामग्री है उससे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई ऐसा तथ्य आपको समझ में नहीं आया, कोई विषय आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए आज का पढ़ाई इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे क्लास में। थैंक यू।